फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो कक्षा। अगर आप 11th में, 12th में या बीएससी क्लास में हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बीएससी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने जो कि डीएनए रेप्लिकेशन बेसिक पार्ट 1 था उसमें ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया था। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन बेसिक पार्ट 2 करेंगे जिसमें मेनली हम फोकस करेंगे हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट पे। सो हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले हम समझ लेते हैं कौन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाइनली ये कंक्लूड किया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्योंकि इससे पहले जितना भी डीएनए पे काम, जितना भी जेनेटिक मटेरियल पे काम हुआ था उसमें ज्यादातर साइंटिस्ट ये मानते थे कि प्रोटीन शायद जेनेटिक मटेरियल होगा, लेकिन ऑसवर्ल्ड टी एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए को प्रूव किया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में जो ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था उसी के बेसिस पे इन्होंने डीएनए का पता लगाया। सो सबसे पहले तो हमें पता है कि ग्रिफिथ ने 2 स्ट्रेन्स यूज किए थे बैक्टीरिया के। एक था टाइप 2S टाइप 3S स्ट्रेन, एक था टाइप 3S स्ट्रेन और एक था टाइप 2R स्ट्रेन। टाइप 3S स्ट्रेन कैसा था? ये सपोज करो बैक्टीरियल सेल है और इसके आसपास ये पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है। इसी पॉलीसेकेराइड कैप्सूल की वजह से इस बैक्टीरिया को इम्यून सिस्टम पहचानता नहीं है और ये बैक्टीरिया इन्फेक्शन कॉज करता है। तो एवरी एक्सपेरिमेंट में क्या था, सबसे पहले इन्होंने ये जो पॉलीसेकेराइड कैप्सूल है इसको अलग कर दिया। मतलब पॉलीसेकेराइड कैप्सूल किससे बनता है? पॉलीसेकेराइड कैप्सूल किससे बनता है? पॉलीसेकेराइड कैप्सूल बनता है लिपिड से प्लस कार्बोहाइड्रेट से। तो इन्होंने सबसे पहले लिपिड और कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ पॉलीसेकेराइड कैप्सूल अलग करा इस बैक्टीरिया से। ठीक है, तो लिपिड और कार्बोहाइड्रेट जो है वो इन्होंने निकाल दिया, मतलब पॉलीसेकेराइड कैप्सूल निकाल दिया और हीट किल्ड एस स्ट्रेन जो है वो इन्होंने यूज की। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर सैंपल को लेके उन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये पार्ट है, एक ये है और एक ये है। सबसे पहले इन्होंने प्रोटीनेस एंजाइम ऐड किया। तो सबसे पहले क्या ऐड किया? प्रोटीनेस एंजाइम। तो प्रोटीनेज एंजाइम का मतलब वो एंजाइम हुआ जो प्रोटीन को क्लीव करता है। ठीक है, ऐसा एंजाइम जो प्रोटीन को क्लीव करेगा इसे बोलेंगे प्रोटीनेस एंजाइम। तो जब इन्होंने प्रोटीनेस एंजाइम इस सैंपल में ऐड किया तो अब सैंपल में कोई प्रोटीन नहीं है। तो रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट में इन्होंने क्या देखा कि अभी भी इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलती है। हमने ग्रिफिथ में प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ग्रिफिथ में किया था कि जो टाइप 2R स्ट्रेन है वो टाइप 3S स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गए बिकॉज उनमें क्या हुई थी? ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी। बस इसी चीज का पता लगाने के लिए कि क्या चीज है जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, एवरी, मैकार्टी एंड मैक्लॉयड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो क्योंकि सबसे पहले ये लगता था कि शायद प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए इन्होंने प्रोटीनेस एंजाइम यूज किया और उस सैंपल में से प्रोटीन को निकाल दिया। लेकिन प्रोटीन को निकालने के बाद भी जो R स्ट्रेन है वो S स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, मतलब इनमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस सैंपल में जो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट है वो प्रोटीन नहीं है, मतलब ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट प्रोटीन नहीं होता। तो ये कंफर्म हो गया कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। अब सेकेंड सैंपल में इन्होंने राइबो न्यूक्लियस एंजाइम ऐड किया। ऐसा एंजाइम जो आरएनए पे क्लीव करता है, ऐसा एंजाइम जो आरएनए को क्लीव करेगा। तो अब इस सैंपल में आरएनए नहीं है। तो जब सैंपल में आरएनए नहीं है तो क्या रिजल्ट देखने को मिला कि अभी भी R स्ट्रेन जो है वो S स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। इसका मतलब आरएनए वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि आरएनए ऑलरेडी यहाँ से रिमूव हो चुका है, उसके बावजूद यहाँ पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है। थर्ड सैंपल में उन्होंने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम यूज किया। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एंजाइम एक ऐसा एंजाइम होता है जो डीएनए को क्लीव करता है। अब सैंपल में डीएनए नहीं है
तो जब सैंपल में डीएनए नहीं होगा, अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई, मतलब ये जो आर स्ट्रेन है अब ये एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, मतलब अब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुई। तो ये कंफर्म हो गया यहां से कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन कॉज करता है। पर अभी भी कुछ साइंटिस्ट मानते थे कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, तो फिर उस चीज को फाइनली प्रूव करने के लिए कि नहीं प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, हर्शे एंड चेज ने एक्सपेरिमेंट किया। हर्शे एंड चेज ये दोनों बैक्टीरियोफाज पे काम कर रहे थे। बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करता है। तो बैक्टीरियोफाज एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन करेगा, बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन करेगा। हर्शे एंड चेज उस पे स्टडी कर रहे थे। तो ये बैक्टीरियोफाज का स्ट्रक्चर है। तो ये वायरस का हेड है, ये जो पोर्शन दिख रहा है ये कैप्सिड बोलते हैं इसे, ये वायरस का हेड होता है और कैप्सिड बनता है प्रोटीन से, कैप्सिड बनता है प्रोटीन से। और कैप्सिड के अंदर ये जो मटेरियल देखने को मिल रहा है, तो कैप्सिड के अंदर ये जो मटेरियल है ये मटेरियल है जेनेटिक मटेरियल, जो कि डीएनए या फिर कुछ वायरसेस में आरएनए भी हो सकता है। तो बस इन्हें कंफर्म था कि प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है। तो प्रोटीन के अंदर सल्फर होता है और डीएनए के अंदर फोस्फोरस होता है। तो बस इसी के बेसिस पे इन्होंने ये पता लगा लिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। सो हर्शे एंड चेज ने अपना एक्सपेरिमेंट 3 स्टेप्स में किया मेनली। सबसे पहले इन्होंने सैंपल को रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया फाजेस को, ठीक है, मिक्स किया रेडियो एक्टिवली लेबल्ड फाजेस। उसके बाद इन्होंने उसे एजिटेट किया ब्लेंडर में। एंड थर्ड स्टेप में इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो सबसे पहले क्या किया, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया। ये जो बैच 1 है इसमें रेडियो एक्टिवली लेबल्ड सल्फर है और बैच 2 में रेडियो एक्टिवली लेबल्ड फोस्फोरस है। तो सबसे पहले जब ये फाजेस है, मतलब वायरसेस हैं और ये बैक्टीरिया, तो जब फाजेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, कुछ टाइम देंगे इन्फेक्शन के लिए ताकि फाजेस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर सके। तो ये जो पिंक पोर्शन नजर आ रहा है ये वायरस का कैप्सिड है और ये जो ब्लैक पोर्शन नजर आ रहा है ये उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो ये इन्फेक्शन होने के बाद, जब एक बार इन्फेक्शन हो गया उसके बाद उसे एजिटेट कर दिया, मतलब उसे मिक्स कर दिया ब्लेंडर के अंदर। तो जब मिक्स कर दिया ब्लेंडर के अंदर तो फाजेस अलग हो गए और बैक्टीरिया अलग हो गए। इन्फेक्शन हो चुकी है, आप देख सकते हैं जेनेटिक मटेरियल जो है ये बैक्टीरिया में आ गया। और तो एजिटेशन होने के बाद क्या हुआ, फाजेस अलग हो गए एंड बैक्टीरियाज अलग हो गए। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन में साइज के हिसाब से या डेंसिटी के हिसाब से मटेरियल्स को अलग किया जाता है। तो यहाँ पे जो हैवी मटेरियल होगा वो नीचे बैठ जाएगा पैलेट की फॉर्म में और जो लाइट मटेरियल होगा वो ऊपर रह जाएगा, जिसको हम सुप्रानाटेंट बोलते हैं। यहाँ पे जो बैक्टीरिया है दैट फॉर्म्स अ पैलेट एट द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। तो जो बैक्टीरिया है वो पैलेट के रूप में नीचे बैठ जाएगा टेस्ट ट्यूब में और जो फाजेस थे, जो वायरस था वो ऊपर रह जाएगा सुप्रानाटेंट की फॉर्म में। तो इस सैंपल में ये देखा गया कि जो रेडियो एक्टिविटी है वो सुप्रानाटेंट में देखने को मिल रही है, बैक्टीरिया के अंदर रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही है। रेडियो एक्टिविटी सुप्रानाटेंट में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं ये पिंक कलर का शो हो रहा है जो कि रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है। सल्फर में रेडियो एक्टिविटी है एंड सल्फर जो है वो प्रोटीन में पाया जाता है और प्रोटीन जो है वो वायरस के हेड में होता है, ना कि उसके जेनेटिक मटेरियल में। तो यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी उसके कैप्सिड में थी, जो कि हम अलग कर चुके हैं एजिटेशन के बाद। इसलिए हमें बैक्टीरिया के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल उसका वायरस का अब तो बैक्टीरिया के अंदर है, हाँ, तो बैक्टीरिया के अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी देखने को नहीं मिल रही फर्स्ट सैंपल में। सेकेंड सैंपल में क्या किया, इन्होंने फोस्फोरस को रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया एंड फोस्फोरस पाया जाता है डीएनए के अंदर। तो सबसे पहले सेम वैसे ही किया
बैक्टीरिया को वायरसेस के साथ इन्फेक्ट किया, उसे इन्फेक्शन का टाइम दिया, इन्फेक्शन जब हो गई एक बार तो उसको एजिटेट कर दिया ताकि ये जो वायरसेस हैं और ये जो बैक्टीरिया है ये एक दूसरे से अलग हो सके आफ्टर द इन्फेक्शन। जब एक बार इन्फेक्शन हो गई उसके बाद एजिटेशन हो गई, उसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूगेट कर दिया। सेंट्रीफ्यूगेट करने से क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है वो अगेन पैलेट में आ गया और जो फाजस थे वो सुपरनेटेंट में रह गए। तो इस टाइम पे पैलेट जो था वो रेडियो एक्टिवली लेबल्ड था, क्योंकि पैलेट में क्या था, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में फाजस के जेनेटिक मटेरियल था। तो यहां से ये शो होता है कि डीएनए जो है, डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, यहां से शो होता है डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। क्यों? क्योंकि रेडियो एक्टिविटी इस टाइम पे बैक्टीरिया के अंदर थी और बैक्टीरिया के अंदर क्या था, वायरस का जेनेटिक मटेरियल। सो आई होप गाइज आपको हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा। अगले लेक्चर में हम न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।